Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a fresh lecture of the topic called work and energy. काम तभी होगा जब आपके अंदर एनर्जी होगी. एनर्जी अगर है तो ही काम कर सकते हो, एनर्जी नहीं है तो काम नहीं कर सकते. कई टीचर्स आपको पढ़ाते हैं विद वेरी हाई एनर्जी, आप कहते हो वाह सर क्या मस्त एनर्जी है. कई टीचर्स पढ़ाते हैं विद वेरी लो एनर्जी, यार क्लास में जान नहीं थी, मजा नहीं आया. एनर्जी वाइज समझ आने वाली बात नहीं कर रहा. रणवीर सिंह के बारे में मैं बात करता हूं, इट इज हाई ऑन एनर्जी, बंदे में एनर्जी ज्यादा है. तो सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए वी नीड एनर्जी, और अगर हमारे पास एनर्जी है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर कि काम हो जाएगा. फिजिक्स में सबसे पहले वर्क बोला हुआ है, तो चलो पहले वर्क की डेफिनेशन करते हैं. वर्क कहते हैं, वर्क इज दो बार लिख दिया, मतलब थोड़ी ज्यादा एनर्जी लग रही है. वर्क इज सेड टू बी डन. वर्क इज सेड टू बी डन, काम करने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. एक बॉक्स पड़ा है पोजीशन ए पर, उसे पोजीशन ए से लेकर पोजीशन बी तक लेके गए. ये केस 1 है. दिस इज योर केस 1. केस 2 लो, आराम से समझते हैं. बॉक्स पड़ा है पोजीशन ए पर, सेम पोजीशन पे पड़ा है, इसे यहां से लेकर यहां तक लेकर गए, ए से बी डैश तक. कब लग रहा है कि काम ज्यादा हुआ? तो बच्चा कहेगा सर मुझे लग रहा है यहां पर मोर वर्क हुआ है, और नीचे वाले केस में लेस वर्क हुआ है. ऐसे ही क्यों? सिंपल सी बात है सर, इसने बॉक्स को ज्यादा दूर तक धकेला है. यार मेरे लिए ना एक गिलास पानी ला दे ग्राउंड फ्लोर से. आप फर्स्ट फ्लोर पर हो, ग्राउंड फ्लोर से ला दे. या कोई कहता है मैं थर्ड फ्लोर हूं, यार मेरे लिए ग्राउंड फ्लोर से पानी ला दे. तो कब काम ज्यादा हो रहा है? जब वो बंदा थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक जा रहा है आपके लिए पानी लेने के लिए. इट्स वेरी सिंपल, इसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. एक और केस भी है, दिखावा केस. दिखावा केस में केस 3, यह पोजीशन ए, बंदा जान तो लगा रहा है बट बॉल हिली नहीं, मतलब बॉक्स हिल ही नहीं रहा. बॉक्स नहीं हिल रहा तो हम कहेंगे भाई तूने कुछ काम नहीं किया, यू हैव डन नो वर्क. तो सिंपल सी बात है, बॉक्स को हिलाने के लिए जान लगानी पड़ेगी. उस जान को सेकंड चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स. इट इज अ पुल और अ पुश. इट इज अ पुश और अ पुल. वर्क इज सेड टू बी डन वेन एवर फोर्स. फोर्स मतलब जान, ताकत तो लगानी पड़ेगी. प्रोड्यूसेस मोशन. whenever force produces motion in direction of application of force. in direction of application of force. सपोज बॉक्स पड़ा है पोजीशन ए पर, आप ताकत भी इधर से लगा रहे हो, बट यहां वाली फोर्स इतनी ज्यादा है कि बॉक्स घूमकर इस पोजीशन पे आ गया सी डैश पर. लेके जाना था इधर, तो बंदा कहेगा भाई तूने तो नेगेटिव वर्क कर दिया, काम उल्टा कर दिया. समझो, काम कर रहे हो तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए. वर्क इज फिजिक्स की भाषा में, वर्क इज सेड टू बी डन जब जब ताकत लगे, बॉडी मूव करे. और बॉडी कहां मूव करे? इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. जितना मूव करेगी वर्क उतना ज्यादा होगा, जितना कम मूव करेगी वर्क उतना कम होगा. ये रही बॉडी ए पर, यहां से हम बॉडी को लेकर आए बी पर, और ये बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड करा एस. डिस्टेंस का सिंबल होता है एस, और बॉडी को मूव कराने के लिए हमने इतनी फोर्स लगाई. तो सबसे पहले फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ वर्क डन. फॉर्मूला ऑफ वर्क डन में सबसे पहले बता दूं, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स इनटू डिस्टेंस, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. वर्क डन बराबर होता है बेटा टोटल, मेरी क्लास ध्यान से देखेगी, एफ इनटू एस. अभी बताता हूं, डिस्टेंस का सिंबल होता है एस. ढंग से देखो तो W इज इक्वल्स टू F इंटू एस. दिस इज योर फॉर्मूला फॉर वर्क डन. वर्क डन का बेसिकली
मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाता है कि तुमने कितना काम किया। प्लीज आप समझना, आप एक ऑफिस में जाते हो, एक ऑफिस में 4 लोग काम करते हैं, कोई फिजिकली फिट होता है, कोई कम फिजिकली फिट होता है, बट चारों का काम सेम ही है। तो क्योंकि काम सेम है, उस काम के मैग्नीट्यूड के हिसाब से उन्हें सैलरी मिलती है। किसी के लिए काम आसान है, किसी के लिए काम मुश्किल है, बट काम का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, वी जस्ट मेजर दी मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। हम यहाँ डायरेक्शन में इतना ध्यान नहीं देते। तुम ऑफिस में जाके बैठे रहो, काम ही नहीं कर रहे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये बात समझना। और काम कर दिया, काम को नापा जा सकता है। तो हम इस चैप्टर में वर्क के मैग्नीट्यूड पे ज्यादा बात करेंगे। तो वर्क का मैग्नीट्यूड है F इंटू एस। अब फिजिक्स में आपका मेरे साथ ये चौथा चैप्टर है, तो काफी कुछ देखोगे। बच्चा बोलेगा फोर्स, सर SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होगी? W बराबर होता है F इंटू एस। F की यूनिट होती है न्यूटन और S की यूनिट होती है मीटर। तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर के लिए वो एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड जूल, JOULE। वर्क डन की SI यूनिट जो होती है वो कैपिटल J से दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड जूल। ये याद रख लेना, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। इसको ध्यान से देख लेना, J। अभी बताता हूं, ऐसे केस में पूछा जाएगा आपसे डिफाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जूल। अब 1 जूल वर्क कब होगा? 1 जूल की डेफिनेशन बताओ। तो बच्चा कहेगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब 1 न्यूटन फोर्स बॉडी को मूव करे 1 मीटर, तो जो वर्क डन आएगा दैट विल बी 1 जूल। मतलब वर्क डन आप बात कर सकते हो, is said to be 1 joule when a force of 1 newton, when a force of 1 newton moves the body through a distance of 1 meter in direction of application of force, in the direction of application of force, and work done is a स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि जब आप फोर्स लगाते हो, बहुत सारी फोर्स इधर उधर भटक भी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो हम उसी को वर्क मानते हैं जो हमारी डायरेक्शन में आती है। इसलिए मैग्नीट्यूड से मतलब है हमारा, भैया इतना काम किया, इतने पैसे लो और अपने घर जाओ। तो क्लास बोलेगी ध्यान से, वर्क इज इक्वल्स टू F इंटू एस। तो वर्क डन, क्लास बिल्कुल स्ट्रेट होकर, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन, जो नाम सामने दे रखा है उसी पे डिपेंड करता है, किस पे? और एक इस पे। तो एक बच्चा बोलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, सीधी सी बात है, B मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड थोड़ा सा और, इन डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इन डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एक बहुत अच्छा यहां पर बल्ले बल्ले का निशान लगाएगा, यहां पर भी बल्ले बल्ले का निशान लगाएगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन हैं। वो बच्चा जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड से बात करता है, वो कहेगा सर वर्क का फॉर्मूला आपने बोल दिया F इंटू एस। वर्क का फॉर्मूला आपने बोल दिया इंटू एस। एफ का फॉर्मूला होता है सर, एफ का फॉर्मूला होता है M इंटू ए। मैंने कहा बिल्कुल होता है। तो क्या वर्क का फॉर्मूला M इंटू ए इंटू एस हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। वर्क डन का फॉर्मूला M इंटू ए इंटू एस भी हो सकता है। थोड़े से अगर एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ो, ये कोई नहीं पूछेगा, हम थोड़ी फालतू बात कर रहे हैं। M इंटू ए इंटू एस, तो M इंटू वी माइनस यू अपॉन टी इंटू एस, ये वर्क का फॉर्मूला है। इस पूरे एक्सप्रेशन को बोलते हैं रेट ऑफ
चेंज इन मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, मूड में आ गया तो पढ़ा दिया। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ये वर्क का फॉर्मूला है बेटा। अब बच्चा बोलेगा सर वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस है, क्या ऐसा हो सकता है? इज देयर अ कंडीशन, इज देयर अ कंडीशन दैट बॉडी applies force but resultant work done is zero? ऐसा कोई एग्जांपल दो सर। इसका एक ही एग्जांपल है, whenever we push a wall। आमतौर पे हर कोई बाहुबली नहीं होता। whenever we push a wall it does not move even after application of force, even after application of force is greater than zero, still W is equals to F into S, W is equals to F into S 0, because S is equals to 0, it doesn't move, तो वर्क डन इज इक्वल्स हो जाता है 0। ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर आप एफर्ट्स तो लगा रहे हो बट काम 0 हो रहा है। थोड़ा सा बस ध्यान से देख के चलना, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बहुत 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 आसान चैप्टर है। एसआई यूनिट मैंने आपको बता दिया। और एक और बात, थोड़ा सा एसआई यूनिट ऑफ वर्क में हमने पढ़ा जूल। जूल का सिंबल है जे, और 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर। मीटर ये ध्यान से देख लेना। ये जो 1 जूल की डेफिनेशन है ये आपके एग्जाम में पक्का पूछी जाएगी, कहीं नोट्स में रह ना जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा एक बार बता दूं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्क डन हो गया, ये वर्क डन हो गया। ये 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के। बट आमतौर पे हम ज्यादा काम करते हैं, सो वी नीड बिगर यूनिट्स ऑफ वर्क। तो एक होती है किलो जूल, किलो जूल इज के जे, जो बराबर होती है 1000 जूल्स। कुछ बुक्स में फैंसी तरीके से लिखा होता है 10 की पावर 3 जूल्स, थोड़ा ध्यान दे लेना। एक होती है मेगा जूल, दैट इज एम जे, ये बराबर होती है 1 2 3 4 5 6 जूल्स, 10 की पावर 6 जूल्स, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। एक और होती है गीगा जूल, ये बराबर होती है जी जे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बराबर होती है 10 की पावर 9 जूल्स। ये तीनों यूनिट्स बहुत ध्यान से कर लेना। और एक और होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। अभी बता देता हूं, ये भी बाद में बात करेंगे, 2 मिनट के लिए रोक रहे हैं। बट एक बात हमेशा याद रख लेना, इस चैप्टर में नाम याद रख लेना, जब हम कृष्णा बोलते हैं, हमने कृष्णा वर्ड बोला तो भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। हम उन्हें सांवले भगवान भी बोलते हैं, हम उन्हें और कई नामों से बुलाते हैं। हम उनको अपना और यशोदाधारी और बहुत सारे नामों से बुलाते हैं जो मुझे फिलहाल अभी याद नहीं आ रहे। वैसे ही वर्क तभी होगा जब आपके अंदर एनर्जी होगी। फिजिक्स के अंदर वर्क वही कर सकता है जिसके अंदर एनर्जी होती है। और आप कितना काम कर सकते हो, तो काम जितना कर सकते हो जितनी आपके अंदर एनर्जी है। फिजिक्स में मैं वर्क बोलूं या एनर्जी बोलूं, एक ही बात है। फिजिक्स में वर्क और एनर्जी में कोई फर्क नहीं है, ये बात याद रख लेना। बंदा वर्क डन बोले या एनर्जी बोले, एक ही बात है। तो बच्चा बोलेगा व्हाट इज एनर्जी? नोट्स ठीक करो। एनर्जी इज द
एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू यूजफुल वर्क। सिंपल सी बात है, इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट भी जूल होगी, जिसको हम ब्रैकेट में जो जे से दिखाएंगे, जूल होगी। और एनर्जी का फॉर्मूला अभी के हिसाब से एफ इंटू एस भी होगा। एनर्जी का फॉर्मूला एम इंटू ए इंटू एस होगा। फिजिक्स में वर्क वर्ड यूज किया जाए या एनर्जी वर्ड यूज किया जाए, एक ही बात है। इंसान उतना ही काम कर सकता है जिसकी जितनी उसके अंदर एनर्जी है। उसके बाद आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। गाड़ी कितनी चलेगी? जितना उसके अंदर पेट्रोल है। पेट्रोल खत्म, गाड़ी रुक जाएगी भैया। गाड़ी कैन नॉट गो 1 सेंटीमीटर फालतू। जैसे उसका फ्यूल खत्म, गाड़ी का इंजन काम करना बंद कर देगा। इस चैप्टर में अब जरा ध्यान से, एक इंसान है, एक इंसान है, उसका नाम बबलू है। अब बबलू अगर नाम है तो हमें उसको याद करना है। वी हैव टू रिमेंबर दैट कि भाई इनका नाम बबलू था। इनका नाम बबलू क्यों था ये नहीं रिमेंबर करना। 2 मिनट के लिए बस पंगे ले रहा हूं, ये आने वाले लेक्चर में काम आएगा। राइट एंगल ट्राइंगल बनाया सर आपने। दिस साइड इज कॉल्ड बेस, दिस साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखता हूं तो ये एक रेशियो है ऑफ टू साइड्स। मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखता हूं, ये भी रेशियो है ऑफ टू साइड्स। मैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखता हूं, ये भी रेशियो ऑफ टू साइड्स। मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखता हूं, ये भी रेशियो ऑफ टू साइड्स। मैं हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर लिखता हूं या हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस लिखता हूं, तो ये भी रेशियो है टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ध्यान से हो तो। और टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल की रेशियोज को नाम दिया हुआ है। नाम दिया हुआ है। अगर ढंग से पढ़ना है तो यूट्यूब पर जाओ, समीर कोहली सर को ढूंढो, वहां पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल में कराई है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी बाय एच जो है, पी बाय एच वाली रेशियो को, पी बाय एच वाली रेशियो को बोलते हैं हम साइन। ये होता है बेस एंगल, ये होता है बेस एंगल। इसके लिए एक टर्म यूज होती है जिसे बोलते हैं थीटा। जिसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? थीटा। तो इस रेशियो को बोलते हैं साइन थीटा। बी बाय एच, बी बाय एच को हम बोलते हैं कॉस थीटा। पी बाय बी, पी बाय बी को हम बोलते हैं टैन थीटा। बी बाय पी को हम बोलते हैं कॉट थीटा। एच बाय पी को हम बोलते हैं कोसिकेंट थीटा। एच बाय बी को बोलते हैं हम सीकेंट थीटा। ये सब याद रख लेना। अगर अभी वैसे करने की जरूरत नहीं है, मैं टॉपिक छुड़वाना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम में ये आईसीएससी वालों के आता है, सीबीएसई के ये कोर्स में नहीं है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस की रेशियो को बोला जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस की रेशियो को बोला जाता है कॉस थीटा। बस थोड़ा सा ध्यान दे लेना, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। एक बच्चे ने बोला सर ये चीज है जिसका मास है यहां, इस चीज को ना ऊपर लेके जाना है, तो क्या आसान है? मैंने कहा जब आप ऊपर लेके जाओगे ना तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी। ग्रेविटी, अगर मैं इस फोन को छोड़ दूं तो ऑब्वियसली ग्रेविटी इसको नीचे खींच लेगी। और अगर इस फोन को पकड़ना है तो मुझे लगातार अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे दबाए रखना पड़ेगा। बात समझना, जिसके लिए एफर्ट्स लगेंगे। अभी 1 मिनट 2 मिनट तक शायद दर्द ना हो, उसके बाद दर्द बढ़ता जाएगा। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जब भी किसी चीज को अर्थ से ऊपर लेके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में थोड़ी इंग्लिश अगर लिखनी हो तो आप लिख सकते हो, लेट देयर बी अ बॉडी। एक बॉडी है जो जमीन पर पड़ी है, उसको उठाकर आप चौथे या पांचवें फ्लोर तक लेके जा रहे हो, तो ऑब्वियसली एफर्ट्स लग रहे हैं, जान लग रही है। जान लग रही है ना, उस जान को बोलते हैं वर्क डन। जो आपने एफर्ट्स लगाए और वो चीज ऊपर गई, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। लेट देयर बी अ बॉडी ऑफ मास, ध्यान से देखेंगे, ऑफ मास mkg lying on the ground। ठीक है जी।
when we take that body to a certain height, say h meters, we work against gravity. We work against gravity. That is, and it is given by work done is equals to force into distance. अगर क्लास 7 है तो इसे मानो इक्वेशन 1. नाउ फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ बॉडी. किसी भी बॉडी को उठाने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? जितना उस बॉडी का वेट है, जितना उस बॉडी का वेट है. तो मतलब F की जगह तो आप लिख दोगे mg. वेट होता है W, वो जो स्मॉल w कह लो जैसे मर्जी. तो फोर्स की जगह आ जाएगा mg अगर साथ हो, एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाइट अबव ग्राउंड. जब भी बॉडी को ऊपर उठाया जाता है तो वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करती, वो हाइट अटेन करती है. S बराबर हो जाएगा h. नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1. तो क्लास बोलेगी W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस है, तो फोर्स की जगह हमने क्या लिखना है? mg, और डिस्टेंस की जगह हमने क्या लिखना है? h. तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है W इज इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच. वर्क डन इज इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच. अगर मैं समझा पाया हूं तो दिस इज हाउ वी जस्ट डू द क्वेश्चन. एक बच्चा बोलेगा सर आपने हमें सिखा दिया ऐसे फोर्स लग रही है तो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, इसमें वर्क का फॉर्मूला बोल दिया F इंटू एस. आपने हमें सिखा दिया अगर ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है और बॉडी ऊपर हाइट अटेन कर रही है तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया M इंटू जी इंटू एच. अगर साथ हो, सपोज सर बॉडी ऐसे ग्राउंड पे पड़ी हो, ध्यान से देखना सर. सपोज देयर इज अ कार ऐसे. ये चीज सीबीएसई वाले बच्चों के कोर्स में नहीं है. सीबीएसई वाले बच्चों के कोर्स में ये चीज नहीं है. फोर्स अगर ऐसे लगे तो सर गाड़ी तो मूव करती है इस तरफ, इधर फोर्स लगी बॉडी इधर गई, समझ आ गया. फोर्स ऊपर लगी बॉडी ऊपर चलेगी, ये भी समझ आ गया, दोनों चीजें. बट कई बार फोर्स ऐसे लग रही होती है मगर बॉडी इधर मूव कर रही होती है, तो भी तो होता है. तो मैंने बोला बेटा इसके बीच में एक एंगल होता है, उस एंगल को बोलते हैं थीटा. एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं ए बी और लेट्स से ये सी. थोड़ा सा पंगे लूंगा, ज्यादा नहीं. आप चाहो तो मिस कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. माना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल्ड करा ये एस, ये बॉडी का डिस्टेंस है अगर क्लास 7 है तो. चलो जी, अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू क्या बोलते हैं उसे? डिस्टेंस. वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस. बॉडी इधर मूव कर रही है तो हमें इधर वाली फोर्स चाहिए, हमें चाहिए वो वाली फोर्स जो इस डायरेक्शन में लगी है. तो बच्चा बोलेगा सर ये दे रखा है F. आप क्या करो, इन ट्राइंगल ए बी सी, बी सी अपॉन ए सी, बी सी है बेस, ए सी है हाइपोटेन्यूस. अभी अभी पीछे आपने बताया है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस को बोलते हैं कॉस थीटा. क्या बोलते हैं? कॉस थीटा. तो ये हो जाएगा कॉस थीटा. दिस इंप्लाइज बी सी अपॉन ए सी. ए सी बराबर है सर F बराबर कॉस थीटा. बी सी इज इक्वल्स टू F इंटू कॉस थीटा. जो यहां वाली फोर्स चाहिए थी वो आ गई F कॉस थीटा. अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस. जो फोर्स है वो बराबर है F कॉस थीटा इंटू
जो डिस्टेंस है वो बराबर है s। तो वर्क बराबर हो गया F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। इसको 11th क्लास में थोड़ा डिटेल में करोगे, इसे बोलते हैं वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। ऑब्लिकली ये याद रख लेना, जब फोर्स टेढ़ी मेढ़ी लगती है, अलग डायरेक्शन से लगती है। वर्क की कैटेगरी 3 होती हैं। एक होता है पॉजिटिव वर्क डन, एक होता है जीरो वर्क डन, एक होता है नेगेटिव वर्क डन। इसके एग्जांपल्स देने हैं। एग्जांपल, फोर्स लगी इस डायरेक्शन में, बॉडी मूव करी इस डायरेक्शन में, दैट इज पॉजिटिव। फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, एफ एस इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज अ जीरो वर्क डन। फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में बट बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, दिस इज अ नेगेटिव वर्क। when we kick a football when we kick a football, it moves in the direction of application of force, then the work done is positive. When we push a wall, when we push a wall, it does not move, that is an example of zero work done, negative work done। मेरे बच्चों, एक गाड़ी जो ऐसे आ रही है, आप समझना, एक गाड़ी जो चल रही है, जिसका इंजन चल रहा है, वो इधर से आ रही है, हम उसको ऐसे धक्का लगाना चाह रहे हैं बट वो अल्टीमेटली यहां मूव कर रही है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन। ये बात याद रख लेना। इस लेक्चर के अंदर हमने आपको वर्क डन के बारे में बता दिया है, वर्क डन के फॉर्मूलाज बता दिए हैं। जो ओब्लिकली वाला कंसेप्ट है, सपोज कोई बच्चा बोलता है सर ये हमें अच्छी तरह समझ नहीं आया, ये मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया भी नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह समझने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अगर ये ढंग से समझना है तो मेरा एक ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लो, आधे घंटे का। अगर वो आधे घंटे का लेक्चर आप देख लेते हो तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा, अगर मैं समझा पा रहा हूं। आने वाले लेक्चर में और एक और चीज हमने इस लेक्चर में सीखी है कि वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस, वर्क का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी इंटू एच, वर्क का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए इंटू एस। एक अच्छा बच्चा बोलेगा एनर्जी का फॉर्मूला भी हो जाएगा एफ इंटू एस, एनर्जी का फॉर्मूला भी हो जाएगा एम इंटू जी इंटू एच, एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा एम इंटू ए इंटू एस। ये फॉर्मूले लगेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन में, ये वाला लगेगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वाले केस में। अगर ये लेक्चर समझ आया है तो आई होप आप तक जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वो पहुंच जाएगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो भैया।